नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए वायुसेना के प्रमुख पहुंचे हैं। पीएम मोदी के साथ बैठक कर रहे हैं वायुसेना के प्रमुख। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और एक और बड़ी जानकारी इस बीच सामने निकल करके आ रही है। भारतीय सेना को रूस से नई मिसाइलें मिली है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारतीय सेना को रूस से नई मिसाइलें मिली है। 250 करोड़ की एयर डिफेंस मिसाइल डिलीवरी की गई है। रूस ने भारत को नई वायु मिसाइलें दी है। बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं हम आपके साथ। सेना को एयर डिफेंस का नया हथियार मिला है। बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा करते हुए चले। भारतीय सेना को लेकर के ये बड़ी अपडेट है। तो वही पंजाब पुलिस ने अमृतसर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर सेना छावनी क्षेत्रों और वायुसेना ठिकानों की संवेदनशील जानकारी और तस्वीरें पाकिस्तान खुफिया एजेंटों को लीक करने का आरोप है। डीजीपी गौरव यादव के मुताबिक पलक शेर मसीह और सूरज मसीह नाम के इन आरोपियों के संपर्क हरप्रीत सिंह के जरिए पाकिस्तान से जुड़े थे, जो इस वक्त अमृतसर सेंट्रल जेल में बंद है। दोनों आरोपियों पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है और जांच में और भी अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। तो भारतीय सेना की वायु सुरक्षा क्षमता को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हाल ही में सेना को रूसी मूल की इग्ला-एस कंधे से दागी जाने वाली वायु रक्षा मिसाइलें की एक नई खेप प्राप्त हुई है। बता दें कि यह मिसाइल सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को निशाने बनाने में सक्षम है। इग्ला-एस मिसाइल सिस्टम को मोबाइल और तेजी से तैनात किया जा सकता है, जो युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को तत्काल वायु सुरक्षा प्रदान करता है। यह प्रणाली थर्मल ट्रैकिंग और उच्च मारक क्षमता से लैस है, जो इसे बेहद प्रभावशाली बनाती है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक ये डिलीवरी भारत और रूस के बीच सैन्य सहयोग का एक अहम हिस्सा है और आने वाले समय में इस तरह की और आपूर्तियां सेना की क्षमताओं को और मजबूती देगी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल ही में अंगोला गणराज्य के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको से दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। वर्तमान में भारत और अंगोला के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं हैं, खासकर व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में। नड्डा और लोरेंको के बीच हुई इस मुलाकात में दोनों देशों के आपसी हितों को लेकर सकारात्मक वार्ता हुई। इस मुलाकात को भारतीय राजनीति और कूटनीति के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये भारत और अंगोला के बीच गहरे रिश्तों को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है। तो वहीं दिल्ली में आयोजित आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती भागीदारी पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि भारत ने कुछ साल पहले अपने आर्कटिक नीति को औपचारिक रूप देने के लिए तमाम चीजें यहां पर की है और आपको बताते हुए चले कि उन्होंने कहा कि अब इस क्षेत्र में सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
आर्कटिका के साथ भारत की भागीदारी 40 सालों में अधिक पुरानी है और इसी के साथ ये सहयोग भी उसी दिशा में अग्रसर होता हुआ जा रहा है। आपको बताते हुए चले कि उन्होंने बताया कि भारत का स्वालबार्ड द्वीप पर KST के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ा सहयोग भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जैसे युवा देश के लिए आर्कटिक में हो रहे बदलावों का गहरा प्रभाव होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्कटिक में हो रही जलवायु और पर्यावरणीय गतिविधियों न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी। इसीलिए इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जिम्मेदार भागीदारी समय की मांग है। तो इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी सामने निकल करके आ रही है। भारत में बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारत में बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट ब्लॉक किया गया है। पूर्व पाक विदेश मंत्री का अकाउंट प्रतिबंधित किया गया है। भारत ने भुट्टो का एक्स अकाउंट रोक दिया है। बिलावल का सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले बड़ी अपडेट, बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट अब बंद कर दिया गया है। बैन होने के साथ ही इस अकाउंट को लेकर के अब चर्चाएं और भी तेज है। इससे पहले भी सोशल स्ट्राइक भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर की जाती रही है और सोशल स्ट्राइक के जरिए, डिजिटल स्ट्राइक के जरिए एक के बाद एक बड़े अकाउंट को डिसमिस किया गया है। और इसी बीच ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे भाखड़ा बांध जल बंटवारे विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। सुरजेवाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सैनी जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में सालों लग जाते हैं। आप हरियाणा के जल संकट को और जटिल बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि असली जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, जिसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संबंधित मंत्री शामिल हैं। सुरजेवाला ने कहा है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बीबीएमबी भी उन्हीं के नियंत्रण में है। ऐसे में समस्या का समाधान करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि नायब सैनी की नीति भटकाओ, लटकाओ और बरगलाव की है और इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और बीजेपी दोनों की मिली भगत है। सैनी जी, सुप्रीम कोर्ट में महीनों और सालों लगते हैं फैसला होने में। आप हरियाणा के पानी को और ज्यादा उलझवाना चाहते हैं और टकराव की स्थिति पंजाब और हरियाणा में पैदा करना चाहते हैं। असल में ये जिम्मेवारी केंद्रीय बिजली मंत्रालय और आपके गुरु और हमारे आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर की है और प्रधानमंत्री जी की है। तो इसलिए जहां से पानी लेना है वो केंद्रीय भाजपा सरकार है, जिसने पानी देना है वो भी केंद्रीय भाजपा सरकार है, जिसने पानी लेना है उस सरकार के मुखिया भी भाजपा के हैं। तो भैया, केंद्र में आपकी सरकार, बीबीएमबी बोर्ड आपका, बिजली मंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, मुख्यमंत्री आपके, आप ले क्यों नहीं रहे? इस बात का जवाब कब देंगे? साफ है, भटकाओ, लटकाओ और बरगलाओ, ये श्रीमान नायब सैनी की नीति है। और आखिरी बात, उसके बाद कुछ सवाल हैं। यह लगता है प्रथम दृष्टि से कि यह सब श्री भगवंत मान व भाजपा की मिली भगत से हो रहा है। सैनी जी सुप्रीम कोर्ट में। और वहीं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने हाल ही में कहा था कि इंडी गठबंधन चाहे जितनी भी बैठकें कर ले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की जीत निश्चित है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ रहा है और बिहार भी इस विकास की रफ्तार पर आगे बढ़ेगा। कांग्रेस नेता
चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए वर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता इस तरह के बयान देकर सेना के हौसले को कमजोर करने में जुटे हुए हैं। देखिए, इंडी गठबंधन चाहे जितनी बैठक कर ले, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए का परचम फहराएगा और जिस तरह से पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास की रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है, बिहार भी उसी रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है। तो जिस तरीके से कांग्रेस के नेता जो है वो पहलगाम को लेकर के बयान दे रहे हैं कि सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है। चरणजीत सिंह चन्नी है, उन्होंने पुलवामा के इस पे भी सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सवाल उठाया कि हुआ था कि नहीं हुआ था। सर, कांग्रेस के नेता मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयान देते हैं जो शायद पाकिस्तान को रास आते हैं, और मैं कहूँगा कि हमारी सेना के हौसलों को ये कमजोर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे बहादुर सेना के जवान उनके हौसले कमजोर होने वाले नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेना सही समय पर सही जवाब देगी। लेकिन देखिए, इंडी गठबंधन चाहे जितनी बैठक। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने हाल ही में कहा कि इंडी गठबंधन चाहे जितनी भी बैठकें कर ले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की जीत निश्चित है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और बिहार भी इस विकास की रफ्तार पर आगे बढ़ेगा। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया भी जाहिर की और अपने इस बयान के जरिए उन्होंने तमाम तस्वीरें भी ला करके सामने रख दी। आपको बताते हुए चले कि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित पापनासम स्वामी मंदिर में 20 साल बाद महाकुंभ अभिषेक समारोह का आयोजन किया गया। इस पावन मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पारंपरिक विधि विधान से अनुष्ठान संपन्न हुआ। महाकुंभाभिषेक की और जो है मंदिर परंपरा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन माना जाता है जो हर कुछ दशकों में ही होता है। यह आयोजन श्रद्धालुओं की गहरी आस्था और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण बन गया है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदप्रयाग में प्रसिद्ध कथावाचक संत मुरारी बापू द्वारा आयोजित श्री राम कथा में भाग लिया और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आयोजन भगवान राम के सिद्धांतों को मूर्त रूप देने का एक दिव्य अवसर है और इससे हमें आस्था, करुणा, सत्य और सेवा जैसे जीवन मूल्य अपनाने की प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री ने पूज्य मुरारी बापू के वचनों को अत्यंत प्रभावशाली और जीवन को दिशा देने वाला बताया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवन गाथा कोई सामान्य कथा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक आत्मिक चेतना जागृत करने का एक ये माध्यम है। आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण इस वातावरण में आयोजित हो रहा है कार्यक्रम अनेक चुनौतियों को और अनेक जो विघ्न बाधाएं होती हैं उसको पार करते हुए यहाँ पर हो रहा है। यह आयोजन हमारी आत्मा को भी शुद्ध करने का, शोधन करने का, हमारे जीवन मूल्यों को पुनः जागृत करने का और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के जो जीवन जो उनका जीवन है, उनके आदर्शों को आत्मसात करने का एक दिव्य अवसर है। और जब हम भगवान श्री राम के आदर्शों को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में भी करुणा होनी चाहिए, हमारे जीवन में भी धर्म की आस्था होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए, सेवा भक्ति होनी चाहिए। और पूज्य बापू की अमृत वाणी द्वारा हमें अपने जीवन को और राममय बनाने का संदेश प्राप्त होगा, हमारा सबका मार्गदर्शन होगा। हमें जीवन में किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से धर्म का पालन करना है, ये पूज्य बापू की कथा से बहुत हमारे को पाठ्य मिलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। तो वहीं अहमदाबाद में आयोजित एक विशेष समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यूपीएससी और जीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने छात्रों की मेहनत और लगन की सराहना करते हुए कहा कि यही युवा
भविष्य में राज्य और देश की दिशा तय करेंगे। समारोह में परिवारजनों और शिक्षकों की भी सराहना की गई, जिन्होंने छात्रों को इस मुकाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ચીપ બનાવવા માટે અત્યાર સુધી ઘણા બધા પ્રયત્નો થયા કે આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આપણા ત્યાં આવે। સેમિકન્ડક્ટર માટેનો પ્રયત્ન ઘણા બધી વખત થયો છે દેશ માટે કે આપણા દેશમાં સેમિકન્ડક્ટરની અહીંયા બને, ભારતમાં બને। બધા વડાપ્રધાનશ્રીઓએ પ્રયત્ન પણ કર્યા, પણ એ પ્રયત્નમાં સફળ થયા માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ, અને એ આપણા ગુજરાત માટે વધારે સફળતા એટલા માટે છે કે ચીપ બનાવવાનું શરૂઆત જે થઈ છે એ ગુજરાતમાં થઈ છે। એટલે લેટેસ્ટમાં લેટેસ્ટ, નવીનતામાં નવીનતા ટેકનોલોજી હોય, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોય, મેન્યુફેક્ચરિંગ હોય, એ દરેકે દરેક ક્ષેત્રમાં આજે ભારત આગળ વધી રહ્યું છે। અને એની સાથે સાથે આપણી પાસે ચીપ બનાવવા માટે અત્યાર સુધી ઘણા। तो ये बिहार के भागलपुर में सैंडिस मैदान से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की शानदार शुरुआत हो गई है। उद्घाटन अंडर 19 तीरंदाजी प्रतियोगिता से हुआ, जिसमें देश भर से युवा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस बार भागलपुर समेत बिहार के 5 जिलों को खेलों की मेजबानी का मौका मिला है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से यह आयोजन युवा प्रतिभागों को निखारने का एक बड़ा मंच बन रहा है। आतंकवाद, ये शब्द अपने आप में ही एक बेहद डर, पीड़ा और विनाश का प्रतीक बन चुका है। इसकी भयावहता को वही समझ सकता है जिसने किसी न किसी रूप में इसकी त्रासदी को झेला हो। निर्दोषों की जान लेना, समाज में भय फैलाना और राष्ट्र सुरक्षा को चुनौती देना आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य रहा है। दुख की बात यह है कि आज भी विश्व आतंकवाद के मुद्दे पर एकमत नहीं है। कुछ देश इसे राजनीतिक लाभ और कुछ धर्म के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत की बात करें तो 1947 से लगातार इस दंश को झेलता आ रहा है। चाहे 1947 में पाकिस्तान घुसपैठ, 2016 का उड़ी हमला, 2019 का पुलवामा अटैक और हालिया 2025 का पहलगाम हमला इसकी स्पष्ट मिसाल है। भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में जैसे प्रस्तावों के माध्यम से भारत ये स्पष्ट करता रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश कुछ राष्ट्र अब भी आतंकवादियों को पनाह देकर अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। आज आवश्यकता है वैश्विक एकता की। भारत का संदेश साफ है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और इस पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। इसीलिए आज हम समझेंगे आतंकवाद पर भारत का रुख और विश्व के अलग अलग देशों की नीतियों के बारे में। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सबसे बड़ा आतंकी हमला, धारा 370 हटने के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला। आर्मी की ड्रेस में पहुंचे थे कई आतंकी। आतंकियों ने करीब 50 राउंड की थी फायरिंग। हॉर्स राइडिंग कर रहे पर्यटक पर अंधाधुंध फायरिंग। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली हमले की जिम्मेदारी। टीआरएफ का मास्टरमाइंड है सज्जाद गुल। पाकिस्तान में बैठकर इसे करता है संचालित। 2019 में अस्तित्व में आया था टीआरएफ। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश का पहलगाम हमला सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस हमले में हताहतों की तादाद अधिक हो सकती है। बता दें कि पहलगाम के बैसरन इलाके आर्मी की ड्रेस में पहुंचे कई आतंकियों ने करीब 50 राउंड फायरिंग की। हॉर्स राइडिंग कर रहे पर्यटक अंधाधुंध गोलीबारी की चपेट में आए। आतंकी हमले में 26 से अधिक टूरिस्ट के मारे जाने की आशंका है और इस हमले के वक्त पीएम मोदी सऊदी की यात्रा पर थे, लेकिन घटना की जानकारी मिलते ही पीएम ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की और वापस अपने वतन लौट आए हैं। और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और हमले में
मारे गए परिजनों से मुलाकात की। इसके साथ साथ वहां एक उच्च स्तरीय बैठक की गई, जो कि बड़ी कार्रवाई की तरफ इशारा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के हिट स्क्वाड द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। टीआरएफ का मास्टरमाइंड सज्जाद गुल है, जो पाकिस्तान में बैठकर इसे संचालित करता है। बता दें कि लश्कर का मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट 2019 में अस्तित्व में आया था। पाकिस्तान से होती है फंडिंग। टीआरएफ के आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं और इसकी फंडिंग पाकिस्तानी सेना और आईएसआई करती है। जानकारी के मुताबिक इसे सज्जाद गुल, सलीम रहमानी और साजिद जत लीड करता है। भारत सरकार ने इसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकी संगठन घोषित कर प्रतिबंधित किया है। टीआरएफ ने जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिसमें सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर हमले शामिल है। पिछले साल जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जेड मोड सुरंग में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 7 लोगों की जान गई थी और उस हमले का जिम्मेदार टीआरएफ को माना जाता है। कितनी खतरनाक है टीआरएफ? बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद से चर्चा में आया था टीआरएफ। टीआरएफ के आतंकी करते हैं टारगेट किलिंग। जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल बनाना चाहती है टीआरएफ। सरकार को ठोस कदम उठाने की है आवश्यकता। टीआरएफ साल 2020 में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद से चर्चा में आया था। टीआरएफ के आतंकी टारगेट किलिंग करते हैं। वो अधिकतर गैर कश्मीरी लोगों को मारते हैं, जिससे बाहरी लोगों में दहशत का माहौल बना रहे और वो जम्मू कश्मीर न आए। लेकिन जिस तरह से देश के अंदर इसके पैरोकार हैं, उससे ये समझना होगा कि आखिर इससे उनके परिवार भी प्रभावित होते हैं। अगर छोटे से उदाहरण से इसे समझें तो धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है, जिससे वहां निवास करने वाले लोगों को अच्छा रोजगार का साधन मिला हुआ है। लेकिन इस आतंकी हमले के बाद वहां जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आ सकती है, जिससे वहां रोजगार करने वाले लोग प्रभावित होंगे। इसलिए इस बार के आतंकी हमले के बाद वहां के लोगों में रोष देखने को मिला है और उनका कहना है कि आतंकी कभी भी अपने नहीं हो सकते। लेकिन सवाल है कि आखिर धारा 370 हटने के बाद जब वहां राष्ट्रपति शासन था तो इस तरह की घटनाओं में कमी देखने को मिल रही थी। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने के बाद ये फिर से सक्रिय हो उठे हैं। लेकिन इस तरह के कृत्य के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि आखिर कब तक आम जनता और सैनिक इस तरह के हादसे के शिकार होते रहेंगे। भारत में कहां से आया आतंकवाद? भारत में कई जगहों से आया आतंकवाद। 1947 के बाद जम्मू कश्मीर में बढ़ गया आतंकवाद का खतरा। अलगाववादी ताकत की मदद से भारत में बढ़ा आतंकवाद। पाकिस्तान के आतंकियों ने धर्म का लिया सहारा। भारत में आतंकवाद कई जगहों से आया है। 1947 के विभाजन के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में विद्रोह को समर्थन देकर और अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देकर भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा भारत में कई अन्य आतंकवादी संगठन भी सक्रिय रहे हैं, जिनमें से कुछ राजनीतिक, धार्मिक और जाति कारणों से प्रेरित हैं। पाकिस्तान के आतंकियों ने धर्म का सहारा लिया गया और जो दिशा निर्देश दिए गए उनमें आतंकवाद एक कर्तव्य है और हत्या सुन्नत है। कहा गया है कि सुन्नत का अर्थ लाभ का मार्ग है और इस प्रकार के लोगों को धर्म का जामा पहनाया गया। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में रूसी सेनाएं प्रभावशाली हो रही थी। 1980 में अफगानिस्तान पर रूस का नियंत्रण था, जिसमें पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी देश था और वे नहीं चाहते थे कि रूस आगे बढ़े। वहां उनके संगठन CIA ने रेडिकल इस्लामिक ग्रुप की मदद ली और वहां 2 संस्थाएं बनाई। एक का नाम था अल-कायदा और दूसरे का नाम था तालिबान। 26/11 की घटना में इस बात का जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े इन चारों संगठनों में एक दूसरे से मुलाकात हुई थी। उनका मकसद
अल्लाह का सहारा लेकर इस्लाम को हासिल करना था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले सांस्कृतिक चित्रण पर हमला शुरू किया और मार्च 2001 में बामियान बुद्ध का विनाश किया। दूसरी घटना 2001 में भारतीय संसद पर हमले के रूप में दिखाई दी और इसका उद्देश्य व्यापार, वाणिज्य, नवाचार, सांस्कृतिक संरचना, प्रतीकवाद और लोकतंत्र पर हमला करना है या था। मुंबई में आतंकी हमलों का मकसद भारत की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस करना था, क्योंकि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और इस तरह से एक-एक कर आतंकी भारत में प्रवेश करते गए। आतंकवाद पर भारत का रुख। भारत आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहनशीलता की नीति पर पूरी तरह अडिग है। भारत का मानना है कि आतंकवाद से निपटने के लिए एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें मजबूत घरेलू सुरक्षा तंत्र, उन्नत खुफिया साझाकरण और क्षेत्रीय एवं वैश्विक सहयोग की अहम भूमिका होनी चाहिए। भारत लगातार आतंकवाद के वित्त पोषण, प्रशिक्षण और प्रचार प्रसार के खिलाफ कड़े कदम उठा रहा है और इसके साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति अपनाने की मांग करता आया है। भारत का स्पष्ट संदेश है, आतंकवाद के किसी भी रूप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया का आतंकवाद पर रुख। दुनिया आज आतंकवाद को एक गंभीर वैश्विक खतरा मानती है और इसके खिलाफ एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण अपनाती है। आतंकवाद को हिंसा, भय और विनाश का उपकरण माना जाता है, जिसका उद्देश्य समाज में अस्थिरता फैलाना होता है। इसलिए अधिकांश देश मिलकर आतंकवाद को रोकने और इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में जुटे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ देश अब भी इसे अपने राजनीतिक और सामरिक हितों के लिए एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे देशों को वैश्विक मंच पर बेनकाब करना और अलग थलग करना आवश्यक है, ताकि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट और निर्णायक लड़ाई लड़ी जा सके। यूएन का आतंकवाद पर रुख। संयुक्त राष्ट्र का आतंकवाद के प्रति रुख दृढ़ और स्पष्ट है। यूएन आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा मानता है। यूएन ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिनमें आतंकवाद विरोधी रणनीति, क्षमता निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है और इसके साथ ही भारत कई बार आतंकवाद को लेकर यूएन में अपनी नीतियों को स्पष्ट कर चुका है। लेकिन एक बात जो आपके लिए जानना जरूरी है, वह है कि संयुक्त राष्ट्र में 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य देशों को वीटो शक्ति होती है, जिसका अर्थ है कि वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। अस्थायी सदस्य देश हर 2 साल में चुने जाते हैं और उन्हें वीटो शक्ति नहीं होती। स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चीन शामिल है और चीन भारत के उठाए गए आतंकवाद के मुद्दों पर हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में वोट करता हुआ दिखाई देता है। आतंकवाद आज एक नासूर बन चुका है, जो न केवल भारत की आर्थिक प्रगति बल्कि सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ये भारत में अस्थिरता और भय का वातावरण बनाने की साजिश का हिस्सा है। वहीं विश्व के देश भले ही आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हों, लेकिन प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कई बार ये देखा गया है कि कुछ देश अपने हितों के चलते आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाते। ऐसे में एकजुट होकर कड़े और निर्णायक कदम उठाना समय की मांग है। सबसे बड़ा आतंकी हमला। धारा 370 हटने के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला। आर्मी की ड्रेस में पहुंचे थे कई आतंकी। आतंकियों ने करीब 50 राउंड की थी फायरिंग। हॉर्स राइडिंग कर रहे पर्यटक पर अंधाधुंध फायरिंग। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली हमले की जिम्मेदारी। टीआरएफ का मास्टरमाइंड है सज्जाद गुल। पाकिस्तान में तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।